वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल यूजीपीजी बायोलॉजी, जहाँ पे सिर्फ सीयूईटी नहीं बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स भी आपके पढ़ाए जाएंगे। अब देखो, जो बच्चे कमेंट करे थे वीडियो के नीचे कि मैम बीएससी का शुरू कर दो, मैम 12th पढ़ा दो। सी मैं ना हर कोई चीज़ आपकी लेके चलूँगी, बट थिंग इज़ अभी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, जस्ट स्टार्ट हुई है। बाकी सारी चीज़ें भी मैं कराऊंगी। आपका जो क्लास 12th का बोर्ड है वो भी आपको कराया जाएगा। सी क्लास 12th भी आपकी कराई जाएगी, सीयूईटी भी कराई जाएगी और नीट भी कराई जाएगी। ठीक है, अब देखो इन तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, दैट इज 12th का सिलेबस। इन सबकी एक वीडियो आएगी भैया, ठीक है, उसी में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। जो बच्चे 12th में हैं, सीयूईटी को परस्यू कर रहे हैं या फिर ड्रॉपर्स हैं, और जो बच्चे नीट भी साथ के साथ प्रिपेयर करें, देखो सिलेबस सेम ही है। ये बात को समझने की कोशिश करो कि तीनों का जो सिलेबस है वो सेम है, नीट को छोड़ के, क्योंकि 11th प्लस आते हैं, बट 12th का सिलेबस तो स्टिल सेम है। तो कंटेंट चेंज नहीं करना, बस एक लेवल, क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होता है, वो तो आपको सेम पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी तो बिल्कुल सेम रहेगी, एक भी कम वर्ड या ज्यादा कम नहीं होगा। तो इस बात को समझो कि इनका जो वीडियो सेक्शन है, थ्योरी है, इन सबकी थ्योरी मैं एक बार में ही करा दूंगी, और वो आपके हर एग्जाम के लिए होगी, चाहे आप किसी नर्सिंग का एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी। इसके अलावा जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनकी भी वीडियोस में स्टार्ट करूंगी वेरी सून, कल या परसों में मैं स्टार्ट कर दूंगी। सो डोंट गेट वरीड। अब से पीवाईक्यू की सीरीज साथ में, एज वेल एज थ्योरेटिकल पोर्शन, और उस थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको मैं बहुत सारी और भी चीजें कराऊंगी, जैसे कि पीवाईक्यू बताऊंगी यहाँ से आए थे, या फिर जो टॉपिक हमने किया है उस टॉपिक के पीवाईक्यू एज वेल एज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी। अच्छा, ये जो हमारी लेक्चर जाता है, वीडियो जाती है, इसको आप टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। बायोलॉजी बाय सोनिया चहल करके आपका मिल जाएगा, आप सर्च करोगे, ओपन ग्रुप है, आपको दिख जाएगा ये, ठीक है, तो आप आराम से ढूंढ सकते हैं। सो आज हम जो कर रहे हैं वो हम 2022 में जो पेपर हुआ था, आज की क्लास में हमारा वो रहेगा पार्ट 3। आज हम कर रहे हैं, सी आज हम करेंगे पार्ट 3। 2022 को पेपर हुआ था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और ग्रुप का नाम यहाँ है तो आप देख सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है, बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा सीधा चलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन इकॉर्निया एंड पिस्टिया अकर बाय सकर, ऑफसेट, रनर एंड स्टॉलन। ठीक है, चलो अब देखो, ये कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, नीट में भी बहुत बार पूछा गया है, सीयूटी में भी पूछा गया है। सो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो क्या होगा, देखो पहली बात तो ये इकॉर्निया जो होता है, पिस्टिया जो होता है, इनका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है स्टेम से। किससे होता है? स्टेम से। स्टेम के अंदर आपको पता है नोड वाला रीजन होता है, नोड वाले रीजन के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। वो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, या आप कह लो सेल होते हैं, वो न्यू प्लांट को जनरेट करते हैं, उधर से ही आपका न्यू प्लांट होता है, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और यहाँ पे आपका जो होगा वो क्या कहलाएगा? ऑफसेट। ऑफसेट को हम कहते हैं एक्वेटिक रनर, एक्वेटिक रनर। अब इसको एक्वेटिक रनर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो रनर होता है वो भी बिल्कुल डिट्टो इन्हीं के जैसा, ऑफसेट के जैसा होता है, बस इतना फर्क है, रनर जो है सॉइल के अंदर होता है, जैसे कि ग्रास। अगर आप रनर की बात करो तो जैसे कि ग्रास, ग्रास क्या है? ग्रास का जब नॉट सॉइल के कांटेक्ट में आता है या उसको कवर करता है थोड़ा बहुत, तो वहां से नया प्लांट जर्मिनेट कर जाता है, नया प्लांट जनरेट हो जाता है, ठीक है। और ऑफसेट में भी सेम चीज होती है, बस यहाँ पे रनर जो है वो सॉइल में होगा, और ये जो आपका ऑफसेट होगा वो प्लांट में होगा, बाकी बिल्कुल डिट्टो है, ठीक है। सो आंसर वुड बी 2 हियर। आगे चले। The term clone is used to describe the offspring that are morphological identical, morphological and genetical identical, morpho and but genetic different, genetically identical only। अच्छा, ये जो 2022 का पेपर है, मैंने चैप्टर वाइज अलाइन कर रखा है, ये ऐसा नहीं है जैसे आया था डिट्टो आपको मिला था, चैप्टर वाइज अलाइन कर रखा है मैंने, ठीक है। तो ये मत सोचना मैम ये तो नहीं था, ये था, अलाइनमेंट मैंने चैप्टर वाइज कर रखी है, ये आप लोगों की ईज के लिए, ठीक है, सो दैट मैं नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको यूज कर पाऊँ। अच्छा, क्लोन का वर्ड क्या होता है? डिट्टो, कार्बन कॉपी। ये कॉपी क्लोन कैसे बोलोगे? बाहर से एक्सटर्नल नहीं, ये कॉपी होती है कि जब भी आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जब भी आपका क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो वहां पे सिंगल पैरेंट होता है जो कि ऑफस्प्रिंग बनाता है, ठीक है। और ये ऑफस्प्रिंग और जो सिंगल पैरेंट हमारा है, ये जेनेटिकली भी आइडेंटिकल होता है, एंड मोर्फोलॉजिकल भी। देखो, जब जेनेटिकली
आइडेंटिकल आ जाता है ना, तो फीचर जो एक्सप्रेशन होगा वो ऑटोमेटिकली सेम हो जाता है। जेनेटिकल एंड मोर्फोलॉजिकल क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये क्या होंगे, बिल्कुल डिट्टो होंगे, इसीलिए हमने इनको क्लोन टर्म दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मॉर्फोलॉजिकल नहीं जी, मॉर्फो एंड जेनेटिकल आइडेंटिकल यस, बिल्कुल ट्रू। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए। Flowers are fascinating organ of angiosperms. Flowers are considered as the object of aesthetic, ornamental, social and cultural value. Biologically, flower is a what? Modified root, shoot, leaf and tuber. See, आप जब एक प्लांट को देखते हो ना, तो आप एक बीज को डालते हो, उस बीज से पूरा प्लांट बन जाता है। इतना सा बीज होता है, उस इतने से बीज से उसकी रूट्स, उसका स्टेम, उसका लीफ, उसके फ्लावर, उसका फ्रूट, एवरीथिंग उधर से ही आपका चीजें होता है क्या ना, कि देखो आपके पास पेलिक सेल होता है, फिर वो और सेल बनाता है, फिर वो स्पेसिफिकेशन में चले जाते हैं अपने अपने फंक्शंस को लेके, है ना। जब वो स्पेसिफिकेशन फंक्शंस की पकड़ते तो अलग अलग चीजें करते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जब आपका स्टेम वाला पार्ट होता है, प्लीज इसको समझो, जो आंसर होगा वो हमारा मॉडिफाइड शूट होगा। इसके पीछे रीजन क्या है कि जो हमारा शूट वाला रीजन होता है, इस शूट के अंदर कुछ एक हमारे स्ट्रक्चरल, सी ये याद रखना, एनसीईआरटी की लाइन भी कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंज भी, एंड कुछ आपके हार्मोनल चेंज भी होता है। स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंज होता है शूट में। तो जब हमारा क्या बनता है, फ्लोरल प्राइमोडियम, और यही फ्लोरल प्राइमोडियम आपका फ्लोरल बड बनाएगी, और इसी फ्लोरल बड से हमारा क्या बन जाता है, फिर फ्लावर बन जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई हार्मोनल स्ट्रक्चरल, हाँ जी दोनों, स्ट्रक्चरल भी और हार्मोनल चेंज होता है तब जाके फ्लावर बनता है। और यहाँ पे जो आपका हार्मोन मैंने टर्म यूज किया, जिसको आप फाइटो हार्मोन्स वर्ड यूज कर लेते हो, है ना, आप चैप्टर 11 में पढ़ा होगा आपने, क्लास 11 के अंदर भी। तो यहाँ पे जो हार्मोन बेसिकली हमारा मोस्टली ऑक्सिन होता है, जो मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। इसके अलावा जिबरलिक एसिड भी है, बट ये माइनर रोल प्ले करता है। इसका जो रोल है प्राइमोडिया के अंदर वो कम है। मेजरली ऑक्सिन का काम होता है, आपका लीफ बन रहा है, आपका शूट बन रहा है, ये काम किसका होता है, लीफ, फ्लावर, शूट, इन सब के लिए आपका ऑक्सिन काम करता है। तो ये मेजरली ऑक्सिन होता है। जिबरलिक एसिड भी आ जाता है। अगर आपके पास जिबरलिक एसिड और ऑक्सिन दोनों हो तो आप सिर्फ ऑक्सिन टिक करके आना, अगर दोनों आपके ऑप्शन में ना हो, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको मॉडिफाइड शूट बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे देखो, टाइप ऑफ सेल इन टू सेल्ड पोलन ग्रेन आर सेंट्रल एंड सिनर्जिड, एंटीपोडल एंड मेगास्पोर, माइक्रोपाइलर एंड फिलिफॉर्म, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। आई थिंक ये हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं, मैंने आपको पहले भी कराया है, ये समझाया है कि वी आर हैविंग मियोसाइट। हमारे पास क्या है, मियोसाइट जिसको हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल बोला, जो कि डिप्लॉयड थी नेचर में। उसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस 2 बार होता है, एक इक्वेशनल एक रिडक्शनल। पहले रिडक्शन होगा फिर इक्वेशन होगा, मियोसिस 1 और 2। तो इन्हीं क्या बन जाता है आपका, माइक्रोस्पोर टेट्राड बन जाता है ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये आपके एन होते हैं, ठीक है, सारे हैप्लॉइड होते हैं। फिर एक माइक्रोस्पोर जो हमारा यही पोलन ग्रेन है, यही आगे मैच्योरेशन में जो जाएगा माइक्रोस्पोर या फिर पोलन ग्रेन हम बोलते हैं, यही बोला जाएगा। तो यहां से हमने वर्ड पकड़ा माइक्रोस्पोर। अब ये माइक्रोस्पोर माइटोसिस करता है, और जब माइटोसिस करेगा तो ये 2 सेल स्टेज में चला जाता है। 2 सेल स्टेज कौन सा होता है, एक होता है वेजिटेटिव जो कि इरेगुलर होता है, ठीक है, लार्ज होता है, फूड स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है, स्पिंडल शेप का होता है, ठीक है, ये हमारा फूड स्टोरेज के लिए चला जाता है। फिर आता है जनरेटिव होगा जो एज अ गैमीट वर्क करेगा, बिल्कुल फ्लोट करता रहता है वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में ये, ठीक है। अब ये जो 2 सेल स्टेज है, ये आपके एक वेजिटेटिव तो एक जनरेटिव है। तो यहाँ पे 2 सेल की पूछा है, तो हमारे पास एक वेजिटेटिव होता है तो एक जनरेटिव होता है। अब ये जो आपकी स्टेज है 60% प्लांट होता है, वहां पे ये चीज देखने को मिलेगी एट द टाइम ऑफ डेसेंस, जब वो निकलेगा एंथर से। बट
इवेंचुअली ये 2 सेल स्टेज भी इवेंचुअली 3 सेल स्टेज में जाएगी। और कई बार ऐसा भी होता है, 40% केसेस में ऐसा भी होता है कि जब एंथर से बाहर पोलन ग्रेन निकलते तो ऑलरेडी 3 सेल स्टेज पे होता है, ये भी इधर ही जाएगी। ऐसा नहीं कि 60% 2 सेल में रहेगी, नहीं, ये भी इवेंचुअली 3 सेल में ही जाएगी। बस ये है कि ये वाले जो 60% है ये घर से जब निकलते हैं 2 सेल में होता है, जब दूसरे के घर पे यानी फीमेल पार्ट पे पहुंचेंगे तो 3 सेल हो जाएगा, ठीक है। बट वो 40% पहले घर से 3 सेल स्टेज बन के चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेल स्टेज भी आपके पास देखने को मिलेगी। और 3 सेल स्टेज में होता क्या है, यहाँ पे एक वेजिटेटिव आ जाता है और 2 जनरेटिव आ जाते हैं, बस इतना सा फर्क होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए हम 2 मेल गैमेट काउंट करते हैं, एक मेल गैमेट आपका एंडोस्पर्म बनाता है तो दूसरा जाइगोट बनाएगा। इफ यू रिमेंबर, ट्रिपल फ्यूजन हम पढ़ते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए पढ़ा जाता है। आगे देखिए, Which of the following hormone is not produced by placenta? प्लेसेंटा से कौन से हार्मोन प्रोड्यूस नहीं किए गए हैं, ये आपको बताना है। नॉट लगाया है ना, तो इस वर्ड पे फोकस करेंगे। सी प्लेसेंटा जो है ये आपको पता है बहुत सारे हार्मोन्स है, एज अ ब्रिज भी काम करती है, मदर टू चाइल्ड, ये अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको भी वर्कआउट कराती कि बेबी से बाहर एक्सक्रीटरा मदर की तरफ प्लेसेंटा से जाएगा, ऑक्सीजन अंदर आएगा, प्लेसेंटा के थ्रू जाएगा, फूड है, फूड की सप्लाई है, ऑक्सीजन की सप्लाई है, हार्मोन्स की सप्लाई है, एनीथिंग दैट इज ट्रेवलिंग थ्रू प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा बहुत, वैसे तो बहुत छोटा ऑर्गन होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसको अम्बिलिकल कोड के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं। देखो अम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा अलग अलग होती है। एक इसका फंक्शन ये भी होता है प्लेसेंटा का कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं। पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, फिर आगे की बात बताऊंगी आपको। HCG रिलीज करता है, HPL रिलीज करता है, एस्ट्रोजन एंड्रोजन नहीं करता। रीजन भी ये मेल है ना, मेल हार्मोन है, ये यहाँ कैसे आ जाएगा, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। इसके अलावा देखो ऐसा होता है कि मान लो ये हमारा वूम है ना, इसको मैं जस्ट एक हाइपोथेटिकली ऐसे ले रही हूँ, ये वूम है, एक फीमेल का वूम है। तो यहाँ पे ना छतरी से बनती है, जैसे छतरी होती है ना, ऐसे छतरी ऐसे कहीं भी लग जाती है, इधर भी इधर भी इधर भी। तो इस छतरी से मैं इसको इधर लगा रही हूँ, ये छतरी सी होती है। इतना बड़ा टिश्यू नहीं होता जितना मैंने बना दिया, मतलब बहुत छोटा सा होता है, ऐसे लाइक छतरी। बहुत सारी ब्लड वेसल्स इसके अंदर होती हैं, बहुत सारी, मैनी, ठीक है। तो आपको याद रखना ये दिस इज प्लेसेंटा, ये जो टिश्यू है दिस इज प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा बेबी से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होती है, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। यहां पे मान लो हमारा वी आर हैविंग आवर बेबी, सो दिस इज बेबी, ठीक है। तो बेबी की नाभि होगी, ठीक है, उस नाभि के थ्रू ये प्लेसेंटा कनेक्टेड होगी एंड दिस कनेक्शन इज कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये बीच में ब्रिज है ये भी, ठीक है। सारा गैदरिंग है ना, उसको खींचना, उसको भेजना, ये सारा काम प्लेसेंटा का, अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये याद रखना इस बात को कि अम्बिलिकल कॉर्ड और प्लेसेंटा डिफरेंट होती है। डायरेक्ट नहीं होता ये, उसके साथ इनडायरेक्टली अटैच्ड होता है, बट सारा काम वही करेगी। पूरा जितना भी खाना पीना करना है वो सारा, उसका एक्सक्रीटा निकाल रहा है, हार्मोन देने, वो सब यही करेगी, ठीक है। चलो तो क्लियर है ये थिंग। आपके पास HCG, HPL, एस्ट्रोजन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करती है, ठीक है। चलिए आगे चलो। Which part of sperm help in its entry into cytoplasm of ovum? भी जब स्पर्म जाता है फीमेल ओवम के अंदर तो वहां पे कौन हेल्प करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, नेक, एक्रोसोम, कौन सा पार्ट? तो आपको पता है स्पर्म वी आर हैविंग। तो स्पर्म जो है ये स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं। दिस इज हेड पोर्शन। देखो मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है पर मैं समझा अच्छा दूंगी भाई, मैं 3 साल से CUT ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, समझा अच्छा दूंगी, समझो इस बात को। ये इसका मिडिल पीस है। मेरे को क्या है ना, ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तो उसका ज्यादा यूज टू है, इसमें उसमें बहुत डिफरेंस होता है ना। तो मेरी राइटिंग इसमें थोड़ी अच्छी नहीं आती, वैसे भी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है। एंड दिस इज टेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो एक्रोसोम होंगे, जो कि एंट्री में हेल्प करते हैं, दूसरा न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। यहाँ पे बहुत सारे मिडिल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, कोई भी नहीं भूल सकता इस शब्द को, ये होगा। और यहाँ पे ये नेक वाला रीजन होता है, सी दिस इज नेक, ये नेक वाला रीजन है जो हेड और मिडिल पीस को जोड़ता है, दिस इज नेक। और इस नेक वाले रीजन के अंदर सेंट्रियोल होते हैं, और ये सेंट्रियोल भी न्यूक्लियस के साथ साथ आगे ओवम के अंदर जाते हैं, ये भी याद रखना तुम। और ये टेल है, फ्लैजेलेटेड है, ये हमको पता है, मूवमेंट के लिए होती है। तो यहाँ पे दैट एक्रोसोम, ये एक्रोसोम होगा जो कि
हेल्प करता है, ठीक है। जोना पेलुसिडा के ऊपर, जोना पेलुसिडा उसके ऊपर क्या करेगा, अटैच कर जाएगा, फिर उसके ऊपर अपने एक्रोसोम्स को डालेगा, फिर वो ब्रेकआउट हो जाएगा, वो चला जाएगा अंदर न्यूक्लियस, ठीक है। अब इसके अंदर भी एक्रोसोम इज अ कलेक्शन ऑफ हार्मोन, इट्स नॉट अ सॉरी एंजाइम, कलेक्शन ऑफ एंजाइम, ठीक है। एक्रोसिन इज ए एंजाइम, ठीक है। हाइड्रोलोनिडेज, दैट्स एन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। वो एक हमारा एंजाइम होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती हूँ उसको बोलते हुए, मतलब होता है ना कि टंग स्लिप हो जाते हैं, वो वाला, वो प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता। तो एक्रोसोम इज अ कलेक्शन ऑफ एंजाइम, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक्रोसोम इज द आंसर। आगे देखो, सीक्वेंशियली अरेंज द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ह्यूमन स्पर्मेटोजोआ, सेकेंडरी स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अच्छा देखो, ये बात आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे भी है, ये हमने फीमेल वाले पार्ट में भी किया था और हम यहाँ पे भी कर रहे हैं इसको, ठीक है। देखो मैं आपको बता रही हूँ कि वी आर हैविंग अ जर्म सेल्स, ठीक है। हमारे पास हमारे क्या है, जर्म सेल्स हैं भाई। ये जो जर्म सेल्स हैं ये डिप्लॉयड होते हैं नेचर में। ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं नेचर में। इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। जब फीमेल की बात करें तो इसको हम कह देते हैं oogonia, जब मेल की बात करें तो स्पर्मेटोगोनिया हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। अब ये जर्म सेल अपने आप को दोबारा भी बनाएंगे तो माइटोसिस से बना लेते हैं। बट जब ये जर्म सेल बोलेंगे बस भाई हमको नहीं करना आगे, दोबारा से जर्म सेल नहीं बनाना, हम चाहते हैं आगे जाके एग या अवम बनाए, तो उनको हम बोल देते हैं प्राइमरी सेल। उनको हम क्या कह देते हैं, प्राइमरी सेल। अब क्योंकि यहाँ पे हम मेल की बात कर रहे हैं तो जर्म सेल को मैं यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया लिख देती हूँ और यहाँ पे इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोल देती हूँ। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहली बार मियोसिस होगी, तो यहाँ पे मियोसिस 1 होगा। और मियोसिस 1 यहाँ पे जो होता है पता होगा आपको, मियोसिस 1 इज द रिडक्शनल फेज, ये रिडक्शनल होती है। अब क्योंकि ये भी डिप्लॉयड है, माइटोसिस से बनी है, तो ये भी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। अब मियोसिस 1 जो होती है ये एक रिडक्शनल डिवीजन है, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, डीएनए का नंबर नहीं, डीएनए का अमाउंट तो हाफ होगा ही होगा, एज वेल एज क्रोमोसोम नंबर विल गेट रिड्यूस टू द हाफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, खाली एसपी लिख रही हूँ समझ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूस होगा तो ये हैप्लॉइड आ जाएगी, ये बात याद रखना। हैप्लॉइड कंडीशन कब बनती है, व्हेन वी आर गोइंग प्राइमरी टू सेकेंडरी, राइट। अब यहाँ पे हमारा आता है मियोसिस 2। नाउ meiosis 2 will happen and this is the equational, it's ditto like mitosis, it's equational division। और यहां से आपके बन जाएंगे spermatid, spermatid बन जाएंगे and this will also be haploid। अब spermatid are just cell, वो हेड नेक एंड टेल के अंदर डिफ्रेंशिएट कैसे होंगे, कैसे होंगे, डिफ्रेंसिएशन हमको करना है, राइट क्या करेगा, डिफ्रेंसिएशन हमको करना है। तो वो डिफ्रेंसिएशन हम कैसे करेंगे, अब यहां से डिफ्रेंसिएशन होगा तो स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा, एक को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, डिफ्रेंसिएशन, हेड नेक टेल आ जाता है। स्पर्मियोजेनेसिस वर्ड भी हम यूज करते हैं इसके लिए, स्पर्मियोजेनेसिस है ना, नॉट स्पर्मेटो, स्पर्मियोजेनेसिस। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ सेल की अगर तुम बात करोगे ना तो नंबर ऑफ सेल को समझो। अब यहाँ पे जर्म सेल एक था तो 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बने, बट हम तो एक को लेके चल रहे, तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस हुआ तो यू गेट इट 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, है ना। इसके अंदर मियोसिस 2 हुआ तो आपके पास 4 स्पर्मेटिड आए, इसमें मियोसिस 2 हुआ 4 स्पर्मेटिड, ये ऐसे ही स्पर्म में चला गया, ये स्पर्म के अंदर चला गया, कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यू आर सीइंग यहाँ पे एक नंबर भी स्टेट होता है। देखो मैं थोड़ा गंदी सी हैंड राइटिंग है बट आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ से एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि आप जब एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की बात करते हो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से आपके पास टोटल 4 स्पर्मेटिड यानी कि 4 स्पर्म बनते हैं, करेक्ट है। बट वहीं पे अगर आप सेकेंडरी की बात करो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पर्म बनते हैं, ये आपको याद रखना है, ये नंबर अच्छे से। अब oogenesis का मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। oogenesis के अंदर जब फीमेल वाला पार्ट आता है तो वहां पे ये इक्वली रिड्यूस नहीं होता है,
जब मियोसिस 1 होता है तो वहां पे क्या बन जाती है, पोलर बॉडी बनती है जो कि काम नहीं करती, वहीं रह जाते, सिर्फ एक प्राइमरी oocyte बन सॉरी एक सेकेंडरी oocyte बनती है। और उस सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस 2 होगा तो अगेन एक फिर दोबारा से पोलर बॉडी बनेगी, एक ही अंडा रह जाएगा। ये इतना सा डिफ्रेंसिएशन है, बाकी प्लॉइडी सेम रहती है, सेम तरीके से मियोसिस होता है, बस वहां पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है साइटोप्लाज्म का। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो इसका सीक्वेंस लगाओ फटाफट से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकेंडरी बाद में आएगा, स्पर्मेटिड बाद में आएगा, स्पर्मेटोगोनिया पहले नंबर पे आएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटिड और दिस। तो यू आर हैविंग डी ई ए बी सी एज अ फॉर योर आंसर। ठीक है, चलो आगे चलो, आगे देखो, मैच द लिस्ट 1 and 2, यू आर हैविंग 2 लिस्ट, यू हैव टू मैच इट। ओके, प्रोस्टेट, लीडिंग, इजैकुलेटरी डक्ट एंड पीनस। सी आपको पता है ना, आपके पास ग्लैंड तो है ही, प्रोस्टेट है ना, और बल्बो यूरेथ्रल है जिसको तुम काउपर ग्लैंड भी बोल देते हो। ठीक है, ये तो ग्लैंड आपके पास है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ही नहीं। एक और ग्लैंड होती है तीसरी, इफ यू नो यू कैन कमेंट डाउन, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, खैर उस पर नहीं आते, उस पर नहीं आते हैं। चलिए, तो इधर आती है हमारे पास भाई ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी क्या करेगी, प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी स्टोर करती है स्पर्म्स को? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं करती है स्टोर तो। ठीक है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है? नहीं जी, वो तो पीनस है, ये तो पीनस है। ठीक है, आपके पास मेल एक्सेसरी ग्लैंड है, तो एक्सेसरी ग्लैंड तो ये बिल्कुल है, एक्सेसरी ग्लैंड में आता है। ठीक है, एक हमारे पास लेडिंग सेल है जो कि टेस्टिकुलर हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट हो गई, ये स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट के लिए आ सकता है। ठीक है, तो यहां से अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो यू आर हैविंग 3, 4th, 1st एंड 2nd। अच्छा, अब हमने ग्लैंड की बात करी थी, है ना। इज देयर एनीवन जो मुझे 3 की 3 ग्लैंड का नाम बता दे? और तो मैंने 2 का बताया है, एक पेंडिंग, अगर किसी को ध्यान तो यू कैन कमेंट। ठीक है, मुझे पता है बट तुम्हें पता है कि नहीं पता? आपको पता है ना ग्लैंड हमारी होती है, 3 ग्लैंड है ना, मेल एक्सेसरी 3 ग्लैंड हमारे पास है जिनका काम है सीमेन रिलीज करना, स्पर्म एंड सीमेन, नॉट सीमेन, ठीक है, आल से प्लाज्मा रिलीज करना, जिसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम होता है, बहुत सारा आपके पास फ्रक्टोज शुगर होती है ना, आपको पता होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट के लिए बड़ा हेल्प करता है। ठीक है, चलो, which of the following is not, please focus at the word not a barrier method of birth control? Vault, diaphragm, sterilization and cervical cap। बैरियर मेथड कौन सा होता है? जब भी आप फिजिकल कांटेक्ट को रोक दो, स्पर्म और एग को फिजिकली मिलने से रोक दो, तो यू विल से कि दैट इज अ बैरियर मेथड, नॉट फिजिकल, बैरियर मेथड। तो वोल्ट, डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड कॉन्डोम्स, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं, ये सारे बैरियर मेथड है। बट स्टरलाइजेशन ये एक कैसा मेथड है? सर्जिकल मेथड है। ये कैसा मेथड है? ये एक सर्जिकल मेथड है, दैट्स नॉट अ बैरियर मेथड। सो आंसर सी इज द वन जो हमारा यहाँ पे हो जाएगा। Which of the following is incorrect? Please focus at incorrect about oral contraceptive pill, सहेली। Again बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार पूछी जाती है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, बोर्ड्स और सीयूटी, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है सहेली वाला। टेकन बाय फीमेल, दैट्स ट्रू, आदमियों को ना प्रेगनेंसी होती है, तो यस। वेरी फ्यू साइड इफेक्ट, यस। स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, नो, दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। ये कैसी है? नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन से बनती है एंड वंस अ वीक पिल है। CDRI वहां पे डेवलप की गई, कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 would be our answer, 3 would be our answer। आगे हो जाओ, चलो मतलब सॉरी, आगे चलो। यू आर हैविंग लिस्ट 1 and list 2, you have to match it. Again the same question, we have done it in the first or second part, but still we can go for ZIFT, zygote intrafallopian transfer। if you remember, up to 8 ब्लास्टोमियर हम यहाँ पे कैरी करते हैं, up to 8 ब्लास्टोमियर, IUI, intrauterine insemination, gamete intrafallopian transfer, ART, assisted reproductive technique। So we are having ये
ZIFT, जहाँ पे अप टू 8 ब्लास्टोमियर, अगर 8 से ज्यादा हो जाए तो हम IUT करते हैं, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास भैया जाइगोट ट्रांसफर होता है इनटू फैलोपियन ट्यूब, कितना, अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है। तो ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। ऑल दो एक ही हमारे पास आंसर है ऐसा, बट स्टिल IUI जहां पे हम क्या करते हैं, सीमेन को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करते हैं फीमेल के अंदर। अब क्योंकि इसने इंट्रा यूट्राइन, तो ये भी आपका हो रहा है यहाँ पे विजिबल कि यूट्रस के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे। जिफ्ट है जहां पे अवम ट्रांसफर किया जाएगा, गिमीट इंट्रा फलोपियन, फलोपियन आदमी का तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है, फलोपियन के अंदर तो अवम मिलेगा, महिला में मिलेगा, सो ये अवम है, ठीक है। ART जहां पे कपल्स को असिस्ट किया जाता है उनके करेक्ट ट्रीटमेंट के लिए, तो आंसर इज सेकेंड हेयर, ठीक है। आगे चलिए, we are having individual with karyotype 44XXY and having overall masculine development with the few feminine development like gynecomastia, have dash chromosomal disorder. See, ये आपके जो chromosomal disorders हैं 3 हैं, you are having Down, you are having Klinefelter, you are having Turner. इनमें से क्वेश्चन बड़ा बनता है, ठीक है, सो विल डू इट। तो ये जो हमारा होता है, ये आपको मैंने पहले बताया था, मोनोजोमी, ट्राइजोमी और नलजोमी, है ना। तो आपको मैंने बताया था कि यू आर हैविंग क्लाइनफेल्टर, जहां पे आपके पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, एक आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यू आर हैविंग एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सम फेमिनाइन फीचर्स लाइक enlarged breast known as gynecomastia। ये भी पूछा जाता है, enlarged breast जब होती है, उनकी breast जो बड़ी हो जाती है, that is called gynecomastia condition, right? So Klinefelter syndrome, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर। And if you talk about Down syndrome, तो Down syndrome के अंदर एक क्रोमोसोम, ये फीमेल्स में होता है, आपका एक क्रोमोसोम एक्स वाला कम हो जाता है। ये किस में होता है, ये मेल्स में होगा, हमेशा किस में होगा, मेल में। और ये कब होगा, फीमेल में होगा। यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी। सो दैट विल डू व्हाट, दैट विल डू रूडिमेंट्री ओवरीज होंगी, ठीक है, पीरियड्स नहीं आएगा, फेमिनिन फीचर्स नहीं आएंगे, सेकेंडरी कैरेक्टर्स डेवलप नहीं करेंगे। सो दिस इज टर्नर सिंड्रोम, जहां पे एक क्रोमोसोम की कमी होती है, यहाँ पे बढ़ता है, यहाँ कमी होती है। सो यहाँ पे जब आपकी कमी हो रही है तो आपको पता है ये क्या हो रहा है, मोनोजोमी, मोनोजोमी, isn't it? Yes or no? Isn't it? This is monozomy, ठीक है, कि एक की कमी हो रही है यहाँ पे, this is monozomy example। एंड डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, 21st क्रोमोसोम की क्या हो जाती है, ट्राइजमी, यानी वहां पे भी एक एक्स्ट्रा +1 आता है। तो ये जो दोनों हैं, ये आपके ट्राइजमी के, ये ट्राइजमी के एग्जाम्पल हैं जहां पे ट्राइजमी होती है। एंड ये वाला आपका मोनोजोमी, जहां पे सिर्फ एक क्रोमोसोम की कमी हो जाती, पूरा सेट हो जाता तो नलिजोमी हो जाता। एक्वायर्ड इम्यूनो नहीं, ये तो नहीं, एज नहीं है, एज का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। चलो, द रीजन फॉर डेविएशन फ्रॉम मैंडल्स डाई हाइब्रिड क्रॉस इन थॉमस हंट मॉर्गन एक्सपेरिमेंट इज प्लियोट्रोपी, लिंकेज, ओवरलैपिंग, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ये समझने से पहले तुमको मैंडल के लॉ पता होने चाहिए। यू नो यू आर हैविंग 3 लॉज ऑफ मैंडल। फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। लॉ ऑफ डोमिनेंस ने क्या कहा कि वी आर हैविंग अ allele pair, if that condition is heterozygous condition, then one allele will be dominant and that will express itself। वहीं पे जो दूसरे वाला है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, that will be called recessive allele, right? तो उसने बोला भी एक दिखेगा एक नहीं दिखेगा हेटेरो कंडीशन में, हेटेरो कंडीशन में, नॉट इन होमो, हेटेरो कंडीशन में। दूसरा उसने बोला क्या, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। लॉ ऑफ नहीं, इंडिपेंडेंट से पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया कि भाई ये जो एलील पेयर में हमारे पास होते हैं, ये कभी भी ऐसे पेयर में नहीं रहते, इवेंचुअली ये सेपरेट हो ही जाते हैं, ये हमेशा सेपरेट होंगे, जिसको हमने लॉ ऑफ गैमीट प्योरिटी भी बोला, राइट। फिर हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोला कि भाई एक फीचर का जीन दूसरे फीचर के जीन के साथ कोई कनेक्शन में नहीं है, ये अपना अलग काम करता है, ये अलग काम करता है। तो जब ये एक्सप्रेशन में आता है, कहीं ट्रांसफर होता है, तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, ए जीन का बी जीन का कोई लेना देना नहीं है जब भी ट्रांसफर होगा इनटू नेक्स्ट प्रोजेनी। बट जब मॉर्गन ने ये चीज की तो वहां पे ऐसी चीज देखने को नहीं मिली, जैसे कि रिकॉम्बिनेशन, जब हमने हरा मटर और झुर्रीदार मटर लिया, ठीक है, एक तरफ पीला और गोल मटर लिया, तो वहां पे हमको पीले झुर्रीदार
हरे गोल देखने को मिले जो हमने लिए ही नहीं, बट फिर भी वो फीचर्स आ गए, रिकॉम्बिनेशन देखने को मिले, ये मेंडल ने कहा था। बट जब वहां पे वही सेम चीज थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के साथ, फ्रूट फ्लाई के साथ किया, तो उधर कुछ भी देखने को ऐसा नहीं मिला, कोई भी नया फीचर देखने को नहीं मिला। फिर उसने कहा कि देखो ऐसा इसलिए हुआ कि जो मैंने फीचर लिए, ठीक है, आइदर उसकी बॉडी का और आईज का कलर है, या उसके विंग्स या फिर उसके आईज का कलर है, वो जो जीन्स हैं वो आपस में लिंक्ड हैं, फिजिकली एसोसिएटेड है, इसीलिए वो चीज नहीं हो पाई, मैंडल का लॉ वहां पे नहीं हो पाया। और कई बार ये भी क्वेश्चन आपके पास होता है कि अगर मैंडल को पता होता कि भाई ये लॉ है, तो कौन सा वाला लॉ वो नहीं दे पाता, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अगर उसको लिंकेज के बारे में पता होता तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिया जाता। करेक्ट है, तो आंसर इज गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट हमारे पास है। स्टेटमेंट 1, फिनाइलकेटोनुरिया इज एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी, affected individual lack an enzyme which convert phenyl alanine into tyrosine, तो this is true। तो प्लियोट्रोपी क्या होता है कि यू आर हैविंग, तो इसको प्लियोट्रोपी को तुम ऐसे फ्रेगमेंटाइज करो, ठीक है, इसको ऐसे फ्रेगमेंटाइज करोगे ना तो दैट विल हेल्प यू। प्लियो को तुम ऐसे, ट्रोपी को याद रखो, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड, प्लियो पॉली ऐसे मेनी, ठीक है, और ये सिंगल जीन से कंट्रोल होता है कि जब भी एक सिंगल जीन हो और वो सिंगल जीन मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, तो जब उसके अंदर कोई थोड़ा सा भी इधर उधर की चीजें होती हैं, हल्का सा भी उसके अंदर म्यूटेशन आता है, तो वो बहुत सारे कैरेक्टर्स को अफेक्ट करता है। ये सीधी सीधी सी बात यहाँ पे कही गई, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका फिनाइलकेटोनुरिया था ऐसा ही होता था, देयर वाज अ जीन, ठीक है, जो एक एंजाइम बनाता था, ठीक है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बना रहा था, और वो एंजाइम फिनाइल एलेनाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर रहा था, बट वो जीन खराब हो गया तो वो एंजाइम नहीं बना, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनाइन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो वो फिनाइल पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से वो जितने भी फीचर्स, टायरोसिन वाज कंट्रोलिंग मैनी फैक्टर्स, जैसे कि किडनी के अंदर अब्जॉर्प्शन का काम करना है, हमारा पिगमेंटेशन का काम करना है, ग्रोथ का काम करना है, ये टायरोसिन करता है, बट अब वो सारी चीजें नहीं होंगी, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे अफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे चलो। Why was Drosophila melanogaster used for study in genetics? Drosophila को क्यों यूज किया गया? So we are having, हम साथ साथ कर लेंगे, जिसको करना है आप पोज करके कर सकते हैं। They could be cultured easily in monastery. They showed many contrasting traits. The generation time was 1 year. There was clear differentiation of sexes. Very few progeny were produced in a single mating. So you know, जो ड्रोसोफिला होती है इसका लाइफ टाइम जो ना ज्यादा नहीं होता, आपको लग रहा होगा बहुत ज्यादा होता है, तो आंसर इज नो, बहुत ज्यादा नहीं होता है, बहुत ही मिनिमल टाइम पीरियड रहता है, ठीक है, 10 दिन का होता है ना, तो 1 ईयर नहीं होता है इसका जनरेशन जो टाइम है, इट जस्ट 10 days, 10 to 12 days, तो वी कैन से 2 weeks, सिर्फ 2 हफ्ते, इससे ज्यादा नहीं है, 2 हफ्ते से ज्यादा का नहीं है। जब 2 हफ्ते से ज्यादा का है ही नहीं तो ये तो गलत स्टेटमेंट हो गया। दूसरा, उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स थे वो टोटल 8 थे, तो गेमीट के अंदर 4 थे ऐसे करके, है ना, हैप्लॉइड कंडीशन में 4 हो जाएंगे, तो उसको पढ़ना भी बड़ा इजी था, बट उन्हीं क्रोमोसोम्स के ऊपर वेरिएशन बहुत ज्यादा थी, फीचर्स बहुत ज्यादा थे, तो मेल फीमेल बिल्कुल अलग से डिस्टिंक्ट हो रहे थे कि भाई ये मेल है ये फीमेल है, और जब डिस्टिंक्ट फीचर्स आते हैं तो वहां पे वेरिएशन होगी, तभी तो डिस्टिंक्ट फीचर आए। तो दूसरा, मोनेस्ट्री नहीं, लैब के अंदर, नॉट इन मोनेस्ट्री, इन द लैब। मोनेस्ट्री क्या होता है, थोड़ी भी जगह, समथिंग लाइक दिस, तो मोनेस्ट्री में नहीं, लैब में इजीली कल्चर हो सकते थे, बहुत सारे ट्रेट्स थे, ठीक है। जनरेशन टाइम 10 से 12 दिन का था। देयर क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्शन, फ्यू प्रोजेनी वर प्रोड्यूस्ड इन सिंगल मेटिंग, नॉट फ्यू, लार्ज नंबर, ये भी खास चीज थी कि लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनीज आ रही थी, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर हो जाएगा दैट वुड बी बी एंड डी, तो यहाँ पे आंसर इज बी एंड डी, ठीक है। आगे चलो, which one of the following enzyme brings about hydrolysis of lactose to glucose and galactose? चलो, तो भाई आपको पता है, वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, जया सुषमा सबकी पसंद निर्मा, जया निर्मा, जया आपको मैंने बताया था ZYA, जब लैक ओपरोन हम पढ़ते हैं तो Z एंजाइम जो बनाता है वो क्या बनाता है, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनाता है,
जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। Y जो है परमिएज बनाता है। A ट्रांस एसिटाइलेज बनाता है ना। इसको यहाँ लिखने के बजाय मैं इसको यहाँ लिख दूंगी, तो ये आपका किससे बनता है, A से बनता है। अमाइलेज लिखना था यहाँ पे, परमिएज Y से बनता है, ये Z से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हाइड्रोलाइसिस लैक्टोज से ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में किया जाएगा, वो किया जाएगा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज से। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे देखो, यू आर हैविंग अ लिस्ट, इनिशिएशन फैक्टर, इंट्रोन, टर्मिनेशन फैक्टर, एडेनिलाइट रेजिड्यू, टेलिंग, रो, सिग्मा एंड स्प्लाइसिंग। तो यू कैन मैच इट। तो आपको पता ही होगा ये कहाँ है, स्प्लाइसिंग का फीचर है। जब हम आरएनए को एचएनआरएनए को एमआरएनए में कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम का ये प्रोसेस है। तो इन्हीं नहीं, नॉट सारे, इंट्रोन्स की बात आ गई थी, स्प्लाइसिंग वर्ड पे आ गई थी मैं ये। बट ये जो आपका प्रोसेस है पूरा, इनिशिएशन फैक्टर आ गया, टर्मिनेटर फैक्टर आ गया, ये ट्रांसक्रिप्शन जब हम डीएनए से आरएनए में जा रहे होते तब की बात है। तो इनिशिएशन फैक्टर हम किसको बोलते हैं, सिग्मा फैक्टर को। ठीक है, कौन आ जाएगा, सिग्मा फैक्टर। ए 3 पे आ जाता है, कौन से पे आता है, 3 पे आएगा। तो ये नहीं है। इंट्रोन्स हमारे कौन होते हैं, इंट्रोन्स हम स्प्लाइसिंग में निकालते हैं। इंट्रोन्स हम कहाँ निकालते हैं, स्प्लाइसिंग में निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद टर्मिनेटर फैक्टर है, दैट इज रो, एंड हमारे पास एडेनिलाइट रेजिड्यू है जो टेलिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, चलो अच्छा, टेलिंग होती कौन से एंड पे, इफ यू रिमेंबर, तो आपको याद रखना टेलिंग 3rd एंड पे होती है। तो जब कैपिंग होती है तो वो 5th एंड पे होती है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज कैरेक्टराइज्ड बाय, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कैरेक्टराइज्ड बाय, आपको बताना है, चूज करना है ऑप्शन। मतलब कि आपके पास 5 है, मैं ये उसमें कुछ तो मिसिंग है। देखो, एक यहाँ पे सी है, सी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। ठीक है, तो आप देखो एक बार, पढ़ो पोज लेके, इसमें से कोई एक चीज होगी जो नहीं है, जो गलत है वो निकालनी, बाकी 4 सही है, क्योंकि ऑप्शंस हमारे बता रहे हैं डायरेक्शन ऑफ रेप्लिकेशन इज 5 to 3, दैट्स ट्रू, ये हमेशा बिल्कुल सही है। रीजन बीइंग, जो डीएनए पॉलीमरेज हो, आरएनए पॉलीमरेज हो, एनी काइंड ऑफ पॉलीमरेज एंजाइम यू आर हैविंग, इट विल always work into 5' to 3' direction. It's not 5' to 3', it's prime. For the direction हम इसको symbolize कर देते हैं। ठीक है, only template with 5 to 3 polarity is replicated, that's wrong. 3 to 5 as well as 5 to 3 is also replicated, but direction same रहती है हमेशा। वो end जो है 5 to 3 वाला बना लेते हैं, है ना। अब मान लो यहाँ पे आपके पास इधर 5 3 3 5 है, ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 5 to 3 ये ऐसे, ये वाली जाएगी, ये नहीं जाएगी इधर से इधर, ये भी जाएगी बट ये बाहर की तरफ आ जाएगी, फ्रेगमेंटाइजेशन में आ जाएगी, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस, लैगिंग फेज, है ना, ये वाला आपको ध्यान हो, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो दैट्स रॉन्ग, ऐसा नहीं है। रेप्लिकेट दोनों टेम्पलेट होगी, ओनली वर्ड लगा दिया मतलब हम एक चीज को बोल रहे हैं। रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड एट ओराई, दैट्स ऑलवेज ट्रू, ओराई के बिना काम नहीं होता, ओराई ही कंट्रोल करती है नंबर ऑफ कॉपीज भी। DNA polymerase catalyze the process, that's true. Daughter molecule formed has one parental strand, इसीलिए इसको हम सेमी कंजर्वेटिव भी बोल देते हैं, we call it सेमी कंजर्वेटिव थिंग। तो यहाँ पे B नहीं होगा, बाकी सब होंगे, ACDE हो जाएगा, ACDE हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। एक स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट रिपीट किया अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज का। इफ यू रिमेंबर अल्फ्रेड हर्शे एंड चेज का जो एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज अबाउट कि व्हाट इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ये प्रूव करने के लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिए, लाइक सल्फर 35 32 फॉस्फोरस। ठीक है, अब देखो इसकी एक पिक्चर थी, थिंग इज इसकी एक पिक्चर थी जो मैं यहाँ पे लगाना ही भूल गई हूँ मैं। ठीक है, सो मैं बना देती हूँ, मुझे वो पिक्चर ध्यान है समवट। ठीक है, ठीक है, ये बैक्टीरियाज हैं, इधर इधर ऐसे बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, ये नीचे की तरफ बैठे हैं। ठीक है, और ये हमारे क्या है, बैक्टीरिया। इधर हमारे बैक्टीरियोफाज है। ठीक है, और ये हमारा सल्फर 35 वाला है, और ये हमारा फॉस्फोरस 32 वाला है। अभी बताओ, अभी ऐसी ही कुछ इमेज थी वहां पे,
ठीक है, चल अब आपको बताना है, देखो यहाँ पे जब उन्होंने रिजल्ट देखा होगा तो क्या देखा होगा, डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफाज विद रेडियो एक्टिव फोस्फोरस। बैक्टीरियोफाज का फोस्फोरस था डीएनए, वाज इट? अच्छा, बायोमोलिक्यूल दैट वाज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए ऑफ ई कोलाई विद रेडियो एक्टिव सल्फर, नहीं। प्रोटीन ऑफ बैक्टीरियोफाज विद रेडियो एक्टिव सल्फर, ठीक है। क्रोमोसोम मॉलिक्यूल डीएनए ऑफ ई कोलाई रेडियो एक्टिव सल्फर, नहीं। अब देखो यहाँ पे आई थिंक देयर वाज अ थिंग जो आपको बतानी थी, है ना, वो इमेज मुझे चाहिए थी। अब ये इशू है, ये आपको ये क्वेश्चन पेंडिंग छोड़ लो, क्योंकि इसकी इमेज जब तक नहीं होगी तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ और भी लेबलिंग थी, कुछ पूछा होगा कहीं से, तो मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है। मतलब कुछ तो पूछा था, पता नहीं ये वाला पूछा था, पता नहीं ये वाला पूछा था, ठीक है। तो आप इसको पेंडिंग रख लो, नाइन्थ को पेंडिंग रख लो, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ठीक है। चलो आगे देखो, टू प्रूव थ्योरी ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डी वेर इज यूज्ड व्हाट प्लांट? स्नैपड्रैगन, इवनिंग प्राइमोजा, डोग फ्लावर और पाइसम सटाइवा। चलो फटाफट से बताएंगे यहाँ पे आंसर क्या हो जाना है हमारा। सी अगर आप बात करो किसकी, अगर बात करो आप म्यूटेशन की, ह्यूगो डी वेरिस जिन्होंने इवनिंग प्राइमोजा के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने कहा अरे ये क्या हुआ, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया तो सडन से बहुत सारा चेंज आ गया। तो उन्होंने कहा कि जो हमारा इवोल्यूशन होता है, ये इवोल्यूशन एक रैंडम डायरेक्शन में होता है ना, और कोई डायरेक्शन में नहीं होती, और कैसा होता है, डायरेक्शन लेस होता है, ये बात इन्होंने कही थी, ठीक है। वहीं पे डार्विन ने इसके अपोजिट कही थी कि भाई स्लो प्रोसेस में होता है, सॉल्टेशन होती है, और ये सॉरी नॉट सॉल्टेशन, सॉल्टेशन का कंसेप्ट भी इन्होंने दिया था, सॉल्टेशन कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ये भी इन्होंने ह्यूगो डी वेरिस नहीं कहा था। आगे चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अडप्टिव रेडिएशन? अडप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन प्लेसेंटल मैमल, moth in England, Darwin finch. Which one is not example of adaptive radiation? See, Darwin finch की बात करो तो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे finch, different thing of Australian marsupial and placental mammals बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में चलते हैं, जैसे कि हमने वहाँ पे एंटीटर पढ़ा था, उधर हमारे पास कॉम्बैट था, है ना। ऐसे मॉथ इन इंग्लैंड, ये हमारा नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, जब हम नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे ये आएगा। तो अडप्टिव रेडिएशन का कोई लेना नहीं है यहाँ पे। यू आर हैविंग ऑर्गन, तुम पढ़ सकते हो, एक आपका पैराग्राफ है पूरा कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है बोन मैरो थाइमस, जहाँ पे मेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होते हैं, एंटीजन लिम्फोसाइट में माइग्रेट करते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड में, जैसे कि स्पीलन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पेयर पैचर, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ब्लड सेल है, ये भी आपके बोन मैरो में बनेंगे, है ना। स्पीलन बड़ा सा एक रिजर्वोयर है इथ्रोसाइट का, बीन शेप आपका लिम्फोसाइट को कंटेन करता है, फेगोसाइट को भी एक फिल्टर की जैसे काम करता है, ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप करता है। लिम्फ नोड भी छोटे छोटे आपके क्या होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, है ना, जो एंटीजन को ट्रैप करते हैं। अब यहाँ पे याद रखना, ये ट्रैप कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और ये एंटीजन को, ऑल दो ये भी एंटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं, बट ठीक है। बहुत सारे लिम्फोइड टिश्यू होते हैं जो आएंगे मॉल्ट में, है ना, यानी कि आपका मॉल्ट क्या है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड ऑर्गन्स, ठीक है, या फिर मेरे को लिम्फोइड टिश्यूज। अब देखो यहाँ पे आपका प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, आपके पास दो हैं, एक तो बोन मैरो, एक थाइमस, दो ही आपके क्या होते हैं, बोन मैरो प्लस थाइमस, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं। रीजन में इन्हीं के अंदर जनरेशन होती है ना, जनरेशन होगी जितने भी दूसरे सेल्स होंगे उनके इम्यून सिस्टम वाले सेल्स की, तो बोन मैरो प्लस थाइमस। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ स्पीलिन? स्पीलिन का जो फीचर नहीं है वो आपको बताना है। तो स्पीलिन बहुत सारे लार्ज रिजर्वोयर ऑफ एरिथ्रोसाइट, बिल्कुल। एक्ट एज अ फिल्टर ऑफ ब्लड, बिल्कुल सही। रिडक्शन इन साइज, नहीं। ये जो है ये थाइमस का होता है, थाइमस रिड्यूस होती है, आपकी स्पीलिन नहीं होती। बाकी बीन शेप होती है, लिम्फोसाइट फेगोसाइट को कंटेन करती है, दैट्स ट्रू। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन? जो सेकेंडरी नहीं है, तो अभी तो मैंने आपको बताया थाइमस इन बोन मैरो प्राइमरी, इसके अलावा सारे सेकेंडरी है, तो ये आपका थाइमस इज प्राइमरी वन। आगे देखो, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इज नॉट फाउंड इन। अच्छा, कहाँ कहाँ तुमको म्यूकस मिलती है? नेजल पैसेज में, यूरोजेनाइटल वाले में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में। क्या तुमको कभी टॉन्सिल्स में दिखती है क्या? नहीं ना,
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ही डाइजेस्टिव आ जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो वी आर हैविंग टॉन्सिल जो कि सेकेंडरी है और इसके माल्ट का कोई नहीं है। यू नो माल्ट 50% लिम्फोइड टिश्यू को कंटेन करके रखता है, 50% लिम्फोइड टिश्यू एक तरफ और 50% माल्ट एक तरफ। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यू हैव टू चूज इनकरेक्ट वन, कि सभी ब्लड सेल लिम्फोसाइट में बनते हैं, लिम्फोसाइट्स वाले बोन मैरो में बनते हैं। अच्छा, तो तुमको इनकरेक्ट बतानी है, तो ध्यान से यू कैन चूज। लिम्फ नोड आर स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर, डिफरेंट पॉइंट्स पे होते हैं, ठीक है। पेयर पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन के प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। अच्छा तो ये तो गलत है ना, प्राइमरी नहीं होता है, तो वी नो इट्स नॉट प्राइमरी। एंटीजन ट्रैप्ड इन लिम्फ नोड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रेजेंट इन लिम्फ नोड एंड कॉज इम्यून रिस्पॉन्स, दैट्स ऑल्सो ट्रू। सारी स्टेटमेंट सही हैं, बस एक सी को छोड़ के, क्योंकि ये एक सेकेंडरी ऑर्गन है, पेयर पैचर प्राइमरी नहीं है। तो वी आर हैविंग सी ओनली, जो कि इनकरेक्ट है। अब देखो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम करेक्ट बताना है, अरे नहीं, इसने पूछा क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, इनकरेक्ट हमारा क्या है, सी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा उस हिसाब से, सी, है ना। आंसर करेक्ट बताना है, स्टेटमेंट करेक्ट नहीं बतानी है। न्यू ब्रीड ऑफ शिप इज डेवलप्ड बाय क्रॉस इनब्रीडिंग आउट एंड इंटरस्पेसिफिक। तो आपको पता होगा कि हमारे पास इनब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग होती है, फिर आउट ब्रीडिंग के बारे में बात करें तो वी आर हैविंग साथ में कुछ क्रॉस ब्रीडिंग भी आ जाती है, कुछ इंटरस्पेसिफिक भी आती है। तो एक न्यू थी हमारे पास जिसका नाम क्या था, हिसारडेल, हाँ हिसारडेल समथिंग, कुछ ऐसा ही नाम था, मुझे भी एकदम से स्लिप हो रहा है माइंड से, हिसारडेल कुछ नाम था, जो कि बीकानेरी ईव एंड मेरियानो रेम्स से बनी, है ना। लेट मी कंफर्म इट, है ना। हाँ सही कह रही हूँ, हिसारडेल। तो वी आर हैविंग हिसारडेल, है ना, जो पंजाब में कहीं बनी थी, और इसकी दो मम्मियां थी, दोनों कौन सी थी, मेरियानो रैम्स, बीकानेरी ईव्स। ये आपका क्या था, क्रॉस था। देखो ये भी आपकी शिप है, ये भी आपकी शिप है, और जब दो अलग अलग ब्रीड के शिप का जब हम ब्रीडिंग कराते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग। अगर बात करो स्पीशीज, तो दोनों सेम ही है ना, ब्रीड डिफरेंट है बट सेम स्पीशीज, है ना। बट अगर स्पीशीज डिफरेंट कर दो तो आपका क्या जाता है, इंटरस्पेसिफिक, जिसका एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है म्यूल, जिसका एग्जाम्पल आपके पास आ जाता है म्यूल, खच्चर, जो कि किससे बना है, हॉर्स से, घोड़ा, एंड डोंकी, गधे से। खच्चर, और खच्चर किसका बच्चा है, गधे का और घोड़े का बच्चा है, ठीक है। चलो, in technology called moit, which one of the following hormone is used, LH, ACTH, FSH and TCH। अच्छा, moit का क्या होता है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर, है ना, एंड भी आता है बीच में, मल्टीपल ओव्यूलेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी हम मल्टीपल ओव्यूलेशन कराएंगे। और ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन चाहिए। सो वी आंसर वुड बी FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Next is you have to match a list 1 and list 2. You can pause the video and check out the whole question. So list 1 is streptokinase, cyclosporin A, statin, Swiss cheese, and you can see it. ठीक है, चलो 1 मिनट के लिए आप देख लो भाई, और जिसको देखना है और लंबे टाइम तक पॉज करके वीडियो को आंसर कर लेना अपना। सो स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस से निकलता है, एक एंजाइम है जो वर्क करता है एज अ क्लोट बस्टर। मायोकार्डियल इन्फेक्शन से जो डिजीज जिनको होती है उनको क्या होता है, उनके ब्लड में क्लोट बन जाते हैं। अब वो क्या होगा, हार्ट अटैक को लीड करते हैं, तो उस क्लोट को रिमूव करते हैं यूजिंग एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस क्लोट बस्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 वुड बी द मैच। साइक्लोस्पोरिन ए इज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट जो ट्राइकोडर्मा से हम निकालते हैं, दैट्स अ फंगस, ठीक है। और ये हमारा इम्यूनिटी, जब भी कोई ऐसा टिश्यू ग्राफ्टिंग होती है ना, किसी का लीवर या फिर किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है किसी भी तरीके से, तो वहां पे उसको हम देते हैं पेशेंट को, सो दैट उसका इम्यून सिस्टम एकदम से एंटाई ना हो जाए, वो मैकेनिज्म ना डेवलप करे अगेंस्ट में, ठीक है। सो दिस इज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। फोर्थ, स्टैटिन मोनस्कस परपुएसिस से निकलता है, दैट्स अ यीस्ट, दैट्स अ फंगस, और जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। सो दिस इज 1। स्विस चीज प्रोपिनोबैक्टीरियम शर्मनाई, वी ऑल नो, है ना। तो आंसर वुड बी
सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड, तो 2 वुड बी द आंसर। आगे देखो, वी आर हैविंग विच एंजाइम आर यूज फॉर क्लैरिफिकेशन ऑफ बॉटल जूस, तो फाइबर्स होता है, उसको प्रोटीन के बने होते हैं, कौन क्लियर करेगा? एमाइलेज नो, पैक्टिनेज यस, प्रोटीज यस, लाइपेज यस, तो आंसर वुड बी पैक्टिनेज एंड प्रोटीज, बी एंड सी वुड बी द आंसर, बी एंड सी वुड बी द आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, पीसीआर का जो एप्लीकेशन नहीं है वो आपको बताना है। पैटर्निटी टेस्टिंग, डिटेक्शन ऑफ म्यूटेशन ऑफ जीन्स इन सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट, पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर, टू क्योर एडीए डेफिशिएंसी। सो पीसीआर का एप्लीकेशन नहीं है, तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी डीएनए की मल्टीपल कॉपीज, जो आपका जीन्स की म्यूटेशन होती है उसको डिटेक्ट करने में इस कैंसर पेशेंट्स में हम यूज करते हैं। आपका जेनेटिक डिसऑर्डर ढूंढना हो वहां पे भी उसको यूज में लेते हैं, एडीए के अंदर भी हम इसको यूज में लेते हैं। बट पैटर्निटी टेस्टिंग, कौन किसका बच्चा है, कौन किसका बाप है, ये जानने के लिए हम यूज नहीं करते हैं। सो पैटर्निटी टेस्टिंग नहीं करते हम यहाँ पे पीसीआर से। ठीक है, नहीं एडीए को क्योर नहीं करते हम, सो सॉरी, मेरे को डिटेक्ट वर्ड ध्यान था, स्लिप हो गया। पैटर्निटी टेस्टिंग करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं, करते हैं भाई, डीएनए को कॉपी तो करते हैं, बिल्कुल। क्योर नहीं होता कभी भी, एडीए का क्योर नहीं होता, आई एम सो सॉरी, एडीए का क्योर नहीं होता यहाँ पे, एडीए के क्योर के लिए नहीं होता। चलो, तो नेक्स्ट वी आर हैविंग एक ये, इसको मैं सीधा ले जाती हूँ क्वेश्चन पे। एगेरोस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बैक्टीरिया, मेराइन एनिमल, सीवीड एंड फंजाई। अगार अगार से आपका अगेरोस जेल बन जाता है, जो कि जेलेडियम एंड ग्रसिलेरिया, दैट्स अ सीवीड, ब्राउन एल्गी आपकी होता है, सीवीड से आपका बना हुआ होता है, आपको पता होना चाहिए। और जो एक मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर छलनी, साइविंग इफेक्ट ये देता है, छलनी के जैसे इफेक्ट ये देता है। ठीक है, आगे देखो, व्हाट इज इल्यूशन, इल्यूशन क्या होता है? अच्छा, यू कैन पॉज एंड रीड। अब देखो, ऐसा होता है कि जब आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो तो आप लास्ट में देखते हो कि आपके जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है वो बिल्कुल बैंड वाइज आपका एक डीएनए लेडर बना लेते हैं, है ना, ऐसे बैंड वाइज साइज के अकॉर्डिंगली अलग अलग आ जाते हैं, सारे अलग हो जाते हैं। अब वहां पे क्या होता है ना, अगर हमको उस टुकड़े को निकालना हो जेल से तो हम उसको काटते हैं और उसमें से डीएनए निकाल लेंगे, दैट विल बी कॉल्ड इल्यूशन। यानी कि हम एक्सट्रैक्शन करते हैं डीएनए को, ठीक है, कटिंग एंड सेपरेटिंग डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम एगरोस जेल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका इल्यूशन। यानी कि आप उस जेल वाले पोर्शन को काटेंगे डीएनए वाले को, फिर डीएनए को निकालेंगे उसमें से। ठीक है, ब्लॉटिंग से निकालते हैं, वैसे ब्लॉटिंग होती है ना, एक आपका बफर सोल्यूशन होता है, उसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, नाइट्रोसेलुलोज की लेयर, ब्लॉटिंग में आ जाएगा वो काइंड ऑफ। डीएनए फ्रेगमेंट्स फॉर्म्ड बाय ट्रीटमेंट विद एंडोन्यूक्लियस आर सेपरेटेड बाय पीसीआर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्लोनिंग एंड रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। अभी मैंने बताया कि जो आपका डीएनए फ्रेगमेंट है वो आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट होता है, और इसका जो बेसिस होता है दैट इज साइज। कभी भी चार्ज मत लिखना, साइज के बेसिस पे अलग कर देता है। लार्जर द साइज उतना ही पास मिलेगा, इतना दूर नहीं पापा, जितना छोटा उतना दूर जाएगा, है ना, उतना दूर बैंड मिलेगा। आगे देखो, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग विद द एक्सपोजर ऑफ व्हाट। तो आपको पता है ना कि आपका जो डीएनए है उस डीएनए को हम ऐसे विजिबल नहीं देख सकते, तो डीएनए को क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है। और डीएनए को स्टेन करना पड़ेगा किससे, इथिडियम ब्रोमाइड से। क्या इस इथिडियम ब्रोमाइड को भी हम ऐसे देख लेंगे तो एगेरोस जेल में भी सेम इफेक्ट देगी? डीएनए स्टेन हुआ वो एक अलग इफेक्ट देगा, तो इसको हम क्या करेंगे, यूवी रेडिएशन के अंदर देखेंगे। तो यूवी रेडिएशन में ये इथिडियम ब्रोमाइड कैसे देती है, ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज कलर का इफेक्ट देती है। तो आंसर इज इथिडियम ब्रोमाइड एंड यूवी रेडिएशन। इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते हैं, एक्सपोजर देंगे यूवी रेडिएशन का, तो ब्राइट ऑरेंज कलर के आपको बैंड्स दिख जाएंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए सेपरेट ऑन एगेरोस जेल बेस्ड ऑन व्हाट। अभी मैंने बताया साइज, है ना, चार्ज, कलर एंड यस साइज। ये अंडरस्टूड होना चाहिए, चार्ज मत करना, वो तो अगर उल्टा कर दोगे ना तो फिर वो काम ही नहीं करेगा, वो वर्किंग प्रोसीजर है, वो काम करेगा, जो मशीन होती है वो वैसे ही काम करेगी, बट उस मशीन का प्रिंसिपल अलग होता है ना, पेंच का काम तो बंद ही करना होता है, उसको तुम प्रिंसिपल में थोड़ी लेके आओगे। चलो आगे देखो, गोल्डन राइस वेराइटी ऑफ राइस शोज इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड।
less post-harvest loss, tolerance of abiotic stress, pest resistance. तो we all know golden rice के अंदर, golden rice को हम यूज करते हैं जहाँ पे नाइट ब्लाइंडनेस के डिजीज को क्योर करने के लिए विटामिन ए इनहेंस्ड होता है. विटामिन ए का जो लेवल होता है ये काफी बढ़ जाता है फूड में, तो इनहेंस्ड न्यूट्रिशन इन द फूड. ठीक है. Complementary double-stranded RNA which prevent translation is formed in PCR, RNA interference, gene therapy and ELISA, whatever the answer, but this is a cellular mechanism method. ये कई बार पूछ लिया जाता है. यूकैरियोट्स में सेलुलर मैकेनिज्म मेथड आपको देखने को मिलता ही मिलता है. ठीक है. दिस इज RNAi, दिस इज RNAi. ठीक है. टोबैको की रूट्स में हमको देखने को मिलता है, इनकॉग्निटा वाला आ जाता है ना. चलो, which of the following option determine percolation and water holding capacity of soil? Climate, grain size, grain composition, aggregation, weathering process and soil development. चलिए, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगे सो दैट तुम देख पाओ आराम से, भी तो बहुत सारा टाइम पेंडिंग है ना. तो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे एंड बाकी के 10 क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है. ठीक है. सो we are having grain size, soil composition and aggregation. ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. तो 2 would be our answer. आगे देखो, लास्ट वन, उसके 10 क्वेश्चन हम आगे करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है. यू आर नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन. तो आपको पता होना चाहिए नेटेलिटी क्या होता है. नेटेलिटी बर्थ रेट को बोलते हैं. आने वाले लोग पर 1000% कितना इंक्रीमेंट हुआ. मोर्टेलिटी मरने वाले लोग पर 1000% कितना डिक्रीमेंट हुआ. इमिग्रेशन आने, अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे आने वाले लोग. एमी छोड़ के चले गए, एग्जिट कर गए, है ना. ई एग्जिट. तो नटालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो बर्थ कर रहे हैं पॉपुलेशन में, यानी कि सेकेंड. मोर्टेलिटी क्या होता है? जो मर रहे हैं, डेथ हो रही है जिसकी. ठीक है. इमिग्रेशन जो कमिंग इनटू हैबिटेट फ्रॉम द एल्सवेयर. एमिग्रेशन लीविंग द हैबिटेट. तो वी आर हैविंग सेकेंड, फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड. तो 1 आंसर हमारा हो जाएगा. ठीक है. अब देखो आगे के 10 क्वेश्चन हैं, ये मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. क्योंकि मुझे अभी दूसरी भी वीडियो रिकॉर्ड करनी है और ये PDF है ये आपकी मिल जाएगी कहाँ पे? बायोलॉजी बाय सोनिया चहल. टेलीग्राम चैनल आपका ओपन है, ग्रुप है आपका, मिल जाएगी आपको यहाँ पे. एंड ट्रस्ट मी, दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. ठीक है. तो यू कैन, इफ यू थिंकिंग कि हाँ ये सच में अच्छी थी, बेहतर थी, तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. और बहुत सारे गुलाबी दिल भी आप कमेंट कर सकते हैं. ठीक है. अब देखो यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में शुरू कराऊंगी कल से. ठीक है. सो बी रेडी. आपको टाइम बता दूंगी मैं कल की वीडियो में. ठीक है. और आई ट्राई कि शाम को 7 या 8 बजे के आसपास वीडियो प्रीमियर करा दो आपके थ्योरी वाले पार्ट की. ठीक है. सो बाय फॉर नाउ. मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट. अच्छे से प्रिपेयर करना. ठीक है. बाय.